नमस्कार, मैं हरिकृष्ण मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज खैरवाड़ा। इलेक्ट्रॉनिक्स के ई लेक्चर में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे हम लोग अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर ठीक है। अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय, अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय में हम लोग पढ़ेंगे कि किसी स्रोत से लोड को अधिकतम शक्ति का संचरण कब होता है। ठीक है, तो इस प्रमेय के अनुसार क्या कहते हैं, ये प्रमेय क्या कहते हैं कि किसी जनित्र से जिसकी ऊर्जा E है, ठीक है, जिसकी ऊर्जा E है, ठीक है, E इक्यू है, किसी स्रोत से जिसकी वोल्टता E इक्यू है और इसका आंतरिक प्रतिबाधा कितनी है, Z इक्यू है। ठीक है, ये तो इसका वोल्टता हो गया स्रोत, ये स्रोत है हमारे पास, ये इसकी वोल्टता होगी और ये इसकी आंतरिक प्रतिबाधा है। क्या है? आंतरिक प्रतिबाधा। स्रोत है जिसकी वोल्टता इक्यू है और उसकी जो आंतरिक प्रतिबाधा है वो Z इक्यू है। इससे हमारे किसी लोग इस सोर्स से हमारे जो लोड है ZL, ठीक है, उससे शक्ति का अधिकतम संचरण कब होगा। ठीक है, ये हमारी अधिकतम शक्ति संचरण में इसके बारे में स्टेटमेंट देती है और ये स्टेटमेंट ये है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, अधिकतम शक्ति संचरण होगा। ठीक है, अधिकतम शक्ति संचरण, अधिकतम शक्ति संचरण कब होगा? अधिकतम शक्ति संचरण तब होगा हमारा जब Z इक्यू व ZL समयोगी है। ठीक है, जब Z इक्यू और ZL समयोगी है। तो हमारी जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या कहती है कि किसी स्रोत से या जनित्र से किसी लोड ZL को अधिकतम शक्ति का संचरण तब होगा जब स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा और लोड की प्रतिबाधा दोनों समयोगी हो। ठीक है, दोनों क्या हो? समयोगी हो। तो देखो, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे कि दोनों समयोगी हैं। ठीक है, हम लोग इसको सिद्ध कर रहे हैं कि वास्तव में अधिकतम शक्ति का संचरण तब होता है जब हमारा Z इक्यू और ZL समयोगी है। तब इसको सिद्ध करने के लिए हमारे पास दे रखे हैं कि हमारा जनित्र है, उस जनित्र की वोल्टता कितनी है और उसका आंतरिक प्रतिबाधा कितनी है। तो हमारे पास में एक जनित्र है। ये इस जनित्र का आंतरिक प्रतिबाधा Z इक्यू है। ठीक है, इसकी आंतरिक प्रतिबाधा है। यहाँ पे हम लोग क्या लगाते हैं, एक लोड प्रतिबाधा लगाते हैं। लोड प्रतिबाधा कितनी है? 6। ऐसे ही होता है, ये वोल्टेज होते हैं हमारे पास में
और वोल्टा स्रोत में हमारा जो आंतरिक प्रतिबाधा होती है वो उसकी श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है। ये हमारा लोड है, स्रोत है, स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा, आंतरिक प्रतिबाधा। तो इसके अनुसार जैसे हम लोग हमारा प्रतिबाधा होती है उसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, ZEQ इक्वल टू REQ प्लस G10XEQ, ठीक है। और ये हमारी ZL क्या होगी, RN प्लस G10X, ओके। तो ये संयुग्म में है, इसका मतलब क्या होगा कि ZEQ REQ प्लस J10XEQ माइनस 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 दिस इज इक्वल टू ZL, ओके। REQ माइनस J10XEQ दिस इज ZL। ये हमारे पास आना चाहिए, ठीक है, ये हमारे पास आना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि वास्तव में हमारे अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय सत्य है। और इसका मतलब हम लोग और भी आगे लिख सकते हैं कि हमारी जो REQ है वो RL होनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारी XEQ है दिस इज माइनस XL होनी चाहिए, ठीक है, नेगेटिव में XL होनी चाहिए, तभी हमारी संयुग्म होगी। तो ये पूरा स्टेटमेंट हो गया, हमें ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, हमने लिखा नहीं है लेकिन हमने समझा है कि स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा और लोड की प्रतिबाधा संयुग्म होनी चाहिए। हमने स्रोत लिया, उसकी आंतरिक प्रतिबाधा है, उस पर लोड लगाया, जो स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा को लोड प्रतिरोध और प्रतिघात के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं, और लोड की प्रतिबाधा को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं प्रतिरोध और प्रतिघात के रूप में। तो ये होना चाहिए REQ माइनस J10XEQ, ये J है या फिर हम लोग आगे का लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वल टू ZL, या फिर हम कहें कि REQ मस्ट बी RL और XEQ माइनस XL, ठीक है। जब ये इसके बराबर होगी, ये XL है, इसकी नेगेटिव इसके बराबर होगी, तभी हम ZL के बराबर है। तो हम लोग ये सिद्ध करेंगे REQ इक्वल टू RL और XEQ इक्वल टू माइनस XL। तो हम लोग सिद्ध कर देंगे कि हमारा जो अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय है वो सत्य है, फिर हम लोग उसको कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो हमारे पास में माना इससे जो प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, I धारा या IL धारा इससे प्रवाहित हो रही है, ठीक है, ये धारा हमारी लोड में जा रही है। तो कुल धारा कितनी होगी हमारी, I इक्वल टू EEQ डिवाइडेड बाय ZEQ प्लस ZL, ठीक है। ये हमारी धारा, इसके टर्मिनलों पे कितनी प्रतिबाधा लगी हुई है, एक प्रतिबाधा, दूसरी प्रतिबाधा, दोनों श्रेणी क्रम में ऐड है, श्रेणी क्रम में हमने ऐड कर दी। इनके मान हमें यहां से रखना है, यहां से नहीं रखेंगे तो हमको सिद्ध करना है, ठीक है। इसका मान यहां से रखा दोनों का, तो देखो हमारे पास क्या आता है, EEQ डिवाइडेड बाय REQ प्लस J10XEQ प्लस RL प्लस J10XL, ठीक है। या I इक्वल टू EEQ डिवाइडेड बाय REQ प्लस RL प्लस J10XEQ प्लस XL, ठीक है। ये हमारी आई आ गई। तो इस लोड में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी आ गई, ये लोड की धारा आ गई हमारे पास। और इस लोड से प्रवाहित होने वाली शक्ति कितनी आएगी, इस लोड से प्रवाहित होने वाली शक्ति आएगी हमारी P इक्वल टू I स्क्वायर RT, P इक्वल टू I स्क्वायर RT। हम लोग यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड याद कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड कितना है इसका, मैग्नीट्यूड I इक्वल टू EEQ डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ REQ प्लस RL स्क्वायर प्लस XEQ
प्लस एक्स एल का स्क्वायर। ये हमारा आया है, मैं इनको रखता हूँ इसका, ठीक है। तो हमारी आई स्क्वायर आर कितनी आ गई, आर एल, क्योंकि लोड से प्रोवाइड ले रहे हैं, लोड पर शक्ति, लोड से, लोड में जो शक्ति हमारी शक्ति, कितनी शक्ति का हमारा लोड यूज कर रहा है, शक्ति का संतुलन होगा उसमें, वो होगी हमारी आर स्क्वायर आर एल। ये लोड को शक्ति होगी, ठीक है, इस स्रोत से। तो आई स्क्वायर हमारी यहाँ से लेते हैं आई स्क्वायर, और आर एल हमारे, आर एल लोड के लिए प्रतिरोध है लोड का। तो ये हो गया हमारे लोग आई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर होगा हट जाएगा, ई क्यू स्क्वायर आर एल डिवाइडेड बाय आर ई क्यू प्लस आर एल स्क्वायर प्लस एक्स ई क्यू एक्स एल स्क्वायर। ये हमारी लोड को शक्ति होगी इस रूप से, कितनी शक्ति, एक नंबर, ठीक है। और दूसरा ये कि हाँ इस शक्ति का मान अधिकतम होने के लिए क्या होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो धारती प्रतिघात होता है और प्रेरक प्रतिघात होता है, ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक्स एल और एक्स क्यू, ठीक है। तो अगर अधिकतम शक्ति मैक्स होने के लिए क्या होना चाहिए, ये हमारा शून्य होना चाहिए। तो फॉर पी मैक्स पहले कंडीशन ही लगाना है, ठीक है। सो एक्स ई क्यू प्लस एक्स एल मस्ट बी शून्य, और इससे हमारा आएगा कि एक्स ई क्यू होता है वो हमारा माइनस एक्स एल होना चाहिए, ठीक है। तो अधिकतम शक्ति संचरण के लिए पहला कि जीरो हो सकता है, ठीक है, इसका मान जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, इस अंदर लिखने का क्योंकि स्क्वायर है, लेकिन इस अंदर लिखने की राशि का मान एक पॉजिटिव इसमें एक नेगेटिव वैल्यू अगर रहती है और बराबर है तो इसका मान शून्य भी हो सकता है। तो इसका मान शून्य होगा तो हमारा ऑफ कोर्स ये हर में है क्वांटिटी, इसका मान कम होगा, पी का मान ज्यादा हो जाएगा, तो इस वजह से पी हमारा मैक्सिमम होगा। तो हम लोग यहाँ से इसको जीरो कर देते हैं, तो हमारे पास में ये है। तो हमारी पहली कंडीशन आ गई एक्स ई क्यू को माइनस एक्स है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें अधिकतम शक्ति संचरण के लिए कंडीशन लगाते हैं। अधिकतम शक्ति संचरण के लिए क्या होगा, डीपी डिवाइड बाय टी आर एल मस्ट बी शून्य होना चाहिए, क्योंकि हमारी जो स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा है वो तो हमारी फिक्स रहती है, लेकिन हम लोग लोड प्रतिबाधा को चेंज कर सकते हैं। तो हमने लोड प्रतिबाधा की है, हमारी लोड प्रतिबाधा Z इक्वल टू दिस, ठीक है। इसको हमने इस तरह से ले लिया, हमारी कंडीशन ले ली, तो ये हमारा नेगेटिव टाइम ऑफ दिस हो गया। अब हम लोग क्या है आरएल को चेंज कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग डी बाई डी आर एल करते हैं, ये शून्य कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे हम लोग के अवकल समीकरण में पी का मान रखते हैं, यहाँ से समीकरण 1 से, तो देखो क्या आएगा हमारा डी बाई डी आर एल ऑफ ई ई क्यू आर एल डिवाइडेड बाई, देखो यहाँ से हमको लिखने हैं, अगर ये शून्य होता है तो हमारा P कितना रहेगा, P इक्वल टू ई ई क्यू स्क्वायर आर एल डिवाइडेड बाई आर ई क्यू प्लस आर एल स्क्वायर, ठीक है। तो P का मान यहाँ से रखते हैं, ई क्यू स्क्वायर आर ई क्यू प्लस आर एल का स्क्वायर, ठीक है। हम लोग इसका अवकलन करके इसको शून्य के बराबर कर देते हैं, तो देखो कितना आएगा, ई ई क्यू कांस्टेंट है तो ई ई क्यू को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है। पहले हम लोग अंश का कर देते हैं, फिर इसको मल्टीप्लाई फंक्शन इस तरह से लिखते हैं, जैसे आर ई क्यू सॉरी आर एल मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन आर ई क्यू प्लस आर एल स्क्वायर। हम लोग पहले इसके करते हैं, इसका कर देते हैं,
अवकलन से। क्या आएगा देखो, पहले इसका किया हमने तो हमारे पास पूरा पूरा ऐसे कैसे बच जाएगा, आर ई क्यू प्लस आर एल का स्क्वायर है, ठीक है। फिर हमने इसका कर दिया प्लस में आर एल, तो इसका जब किया हमारे पास तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 2 आर ए क्यू प्लस आर एल डिवाइडेड बाई इसका होल स्क्वायर, ठीक है। आर ए क्यू प्लस आर एल का होल स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करने के लिए हमारे पास 4 बातें हैं। तो पहले हमने इसका कर दिया, उसका इसके से ले लिया मल्टीप्लाई, जो गुणन वाले फंक्शन जो दो फंक्शन है उनका मल्टीप्लाई है और किस प्रकार से उनका डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले इसका कर दिया, इसको इससे ले लिया, फिर इसको कांस्टेंट रख के फिर इसका किया हमने, क्योंकि नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा -2 टाइम इसकी पावर ऐसे कैसे रहेगा और फिर ये यहाँ पे आते हैं, ठीक है। देखो क्या है हमारा, जब हम इसको हल करते तो हमारे ई क्यू स्क्वायर और एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, 1/r(e³ प्लस आर एल इसका स्क्वायर, फिर ये माइनस 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 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आर एल हो जाएगा, ठीक है। 2r(r(e³ प्लस आर एल की बात की, तो एक पावर से एक पावर कैंसिल होगी, यहाँ पे आर के बच गए, यहाँ पे -2r बच गया, ठीक है। इसको ऐसे कैसे निकाल लिया, तो हमने इसको सोल्व किया तो देखो यहाँ पे एक पावर ज्यादा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा e⁻² स्क्वायर क्या आएगा r(e³ प्लस आर एल -2 टाइम आर एल, ऊपर -2 टाइम आर एल है और नीचे हमारा r(e³ प्लस आर एल की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। इसकी पावर कितनी आएगी, 3 आ गई। अब हमने इसको सोल्व किया, देखो ये टोटल हमारे पास किसके बराबर होना चाहिए, ये 0 के बराबर होना चाहिए, 20 मार्क्स में 0। इसको 0 करते हैं तो इसका हमारे इसको हम लोग नहीं देखते ऊपर हमारे अंश में क्या है, तो हमारे पास में ऊपर अंश में क्या है और डिनोमिनेटर में e⁻² स्क्वायर r(e³ माइनस इससे एक नेगेटिव जाएगा माइनस आर एल बचेगा हमारे पास में, 20 मार्क्स में क्यों, क्योंकि e⁻² 0 नहीं है हमारा, क्या e⁻² is not 0, e⁻² is not 0, इसका मतलब है हमारा r(e³ इक्वल टू आर एल, ठीक है। इसको हम लोग 0 करते हैं e³ टाइम r(e³ माइनस आर एल, तो हमारा e⁻² 0 नहीं है, हमारा जनरेटर उसका वोल्टेज 0 नहीं है, तो हमारे पास में r इक्वल टू आर एल, तो हमारी r इक्वल टू आर एल और x इक्वल टू -x तक। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी स्रोत से लोड को शक्ति का अधिकतम संचरण होने के लिए जो स्रोत है उसकी आंतरिक प्रतिबाधा और जो लोड की आंतरिक प्रतिबाधा दोनों क्या होनी चाहिए, समयुक्त होनी चाहिए, और हमने सिद्ध कर दिया, ये हमारी प्रमेय सिद्ध होगी, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है हमारे पास में कुछ किताबों में ये सिलेबस में दे रखा होता है कि किस प्रकार से लोड को शक्ति संचरित होती है, वो कितनी होती है, वो प्रमेय करके दे दिया जाता है कि अगर लोड की शक्ति और इसकी शक्ति दोनों से लोड की प्रतिबाधा और स्रोत की प्रतिबाधा दोनों संयुक्त है तो लोड को इतनी प्रतिबाधा इतनी शक्ति संचरित होगी या स्रोत से इतनी टोटल शक्ति संचरित होगी, तो हम लोग उसको भी कैलकुलेट करके इसके अंदर ही निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो हमारे लिए वापस हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमने सिद्ध कर दिया कि हमारे पास ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ।
देखो ये जो दोनों है, ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो हमारी आई कितनी आ जाएगी, आई जो आएगी हमारी आई इक्वल टू ई ई क्यू डिवाइडेड बाई आर ई क्यू प्लस और प्लस आर एल आती है, ठीक है। और हम लोग जानते हैं कि हमारी आर ए क्यू और आर एल दोनों बराबर है। स्रोत को भूल जाओ, स्रोत की आमदनी जो है कितनी है हमारी, ये दोनों बराबर है तो हमारी कितनी आएगी ई क्यू डिवाइडेड बाई 2 टाइम आर एल, ठीक है। ये हमारी आई आ गई, आई इक्वल टू ई ई क्यू डिवाइडेड बाई 2 टाइम आर एल। ये हमारी प्रोवाइड होने वाली धारा का मान आ गया। हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे इन दोनों को वैनिश कर दिया कंडीशन लगा के, क्योंकि मैक्सिमम शक्ति का ट्रांसफर हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, ये शून्य होगा और ये आर एल और आर एल के बराबर है तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। अब किसी भी लोड को संतुलित होने वाली शक्ति कितनी होगी, इससे संतुलित होने वाली शक्ति होगी P इक्वल टू लोड से, ठीक है। लोड से कितनी होगी, PL कर देते हैं लोड से, ऐसे हमने यहाँ पे PL नहीं किया तो लोड को P रह देते हैं, तो P इक्वल टू I स्क्वायर R N, ठीक है। उसकी कितनी प्रतिबाधा है उसके बराबर होगा। तो देखो I का मान यहाँ से रखते हैं, ये रहा E E Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय, या फिर हम लोग 2 टाइम आर एल इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आर एल, ठीक है। तो कितनी होगी, इक्वल टू ई ई क्यू स्क्वायर, ठीक है, फिर आर एल डिवाइडेड बाय 4 आर एल स्क्वायर, ठीक है। आर एल से आर एल कट करना हमारा, तो हमारे पास कितनी आती है ई की स्क्वायर में 4 टाइम आर, ये इस तरह से आता है ई की स्क्वायर में 4 टाइम आर, ये सबके इसको संतुलित होगी लोड को, और ये कितनी है मैक्सिमम। तो हम लोग जो हमारे उत्तर में ये है कि लोड प्रतिबाधा अगर स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा से संयुग्मित है तो लोड को इतनी शक्ति संतुलित होगी स्रोत से। अब स्रोत से कुल कितना पावर संतुलित हो रहा है वो निकालेंगे हम लोग। निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, सेम थिंग है, कुल शक्ति, स्रोत से कुल शक्ति कितनी संतुलित हो रही है, P इक्वल टू PT कर लेते हैं उसको, P टोटल इक्वल टू I स्क्वायर R T, टोटल R, टोटल R कितना है हमारा, इसका और इसका दोनों का, ठीक है। तो हमारा हो गया I स्क्वायर R E Q प्लस R L, ठीक है। तो दोनों की, क्योंकि अधिकतम शक्ति संतुलन की स्थिति में क्या है, दोनों बराबर है, तो हम लोग इनको ऐड करते हैं I स्क्वायर टू R L, ठीक है। I स्क्वायर टू R L, और I स्क्वायर का कितना है, I स्क्वायर का ये नाम E E Q स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 R L स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 टाइम R, तो 2RL से 2RL कट जाएगा, तो PT कितनी आएगी हमारी, PT इक्वल टू E E की स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम R। तो अधिकतम शक्ति संतुलन की स्थिति में, अधिकतम शक्ति संतुलन की स्थिति में हमारी स्रोत से कुल शक्ति संतुलित हो रही है या निकल रही है, प्रवाहित हो रही है, इतनी आ रही है E की स्क्वायर बाय 2RL, और लोड को कितनी आ रही है, E की स्क्वायर बाय 4RL। तो देखो इसमें जो शक्ति आ रही है वो इस शक्ति की आधी है, ये तो ये शक्ति इसकी आधी है, तो आधी शक्ति ही हमारे लोड को आती है, आधी हमारी डिसिपेट होती है उष्मा या अन्य रूप में। तो हम लोग देखेंगे कि अधिकतम शक्ति संतुलन की स्थिति में भी लोड को जो सोर्स से पूरी शक्ति जो डिसिपेट हो रहा है पावर, वो पूरा पावर नहीं मिलता है, आधा पावर इसके आधा लोड को बाकी नहीं आता, ठीक है। तो ये हमारे प्रमेय होगी। मेन प्रमेय ये है, इसको कई लोग यहाँ कई किताबों में इसको प्रमेय के रूप में लिखते हैं, इसको लिख देते हैं, तो हम लोग तीनों एक साथ हो गई। इस प्रकार से हमारे अधिकतम शक्ति संतुलन प्रमेय का लेक्चर खत्म हुआ।